नमस्कार बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग विलयन चैप्टर में विसरण और परासरण देखेंगे और परासरण के बाद हम लोग परासरण दाब देखेंगे, है ना। पढ़ना परासरण है, लेकिन वो जानने से पहले हम लोग विसरण समझे कि विसरण होता क्या है ना। तो हम लोग विसरण को समझने के लिए देखते हैं कि अगर पानी में इंक अगर डाल देते हैं तो देखोगे कि कुछ समय के बाद वो इंक जो है वो पूरा पानी में क्या होता है, मिल जाता है। इंक के अलावा अगर पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा टुकड़ा लेंगे और उसको पानी में अगर डाल देंगे तो चूँकि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, उसको जैसे ही पानी में डालेंगे कुछ समय के बाद वो पूरा में मिल जाएगा। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। यहाँ हम लोग अगरबत्ती जला देते हैं तो जो महक है कुछ समय के बाद वो पूरा रूम में क्या होता है, फैल जाता है, विचलित हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग विसरण कहेंगे। विसरण में होता क्या है कि जहाँ कोई पदार्थ का मात्रा अधिक है और किसी जगह पे उसका मात्रा कम होगा, तो जिधर अधिक मात्रा में है और जिधर कम मात्रा में है तो स्वतः जो है अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ उसका बहाव होता है। जैसे हम लोग मान लिए पत्थर ही रखे हैं तो अधिक ऊंचाई से नीचे आराम अपने आप आ जाएगा है ना। अधिक ऊंचाई पे रख देंगे और छोड़ देंगे तो वो नीचे क्या होगा, अपने आप आएगा। मतलब अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई पर कोई वस्तु जो है वो अपने आप आ जाता है। हवा का भी बहाव देखेंगे, जहाँ हवा का दाब अधिक है, मतलब हवा का मात्रा अधिक है, वहाँ से वो अपने आप उधर बह जाता है जिधर हवा का मात्रा क्या होता है, कम होता है। और जिधर अधिक है उसको हम लोग उच्च सांद्रता बोलते हैं और जिधर कम है उसको निम्न सांद्रता बोलते हैं, है ना। तो कोई भी जो गैस है या कोई भी पदार्थ जो है वो अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ स्वतः बह जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, है ना। जैसे पानी भी है, पानी अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ अपने आप आता है, लेकिन वही कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पे ले जाना है तो वो अपने आप नहीं होता है। मतलब अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई पर कोई भी पदार्थ जो है अपने आप आता है। गैस जो है अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ अपने आप आता है। तो हम लोग विसरण के लिए कह सकते हैं कि विसरण जो है पदार्थों का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होना विसरण कहलाता है। मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ का बहाव जो है ना, वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे यहाँ हमने सेंट मार दिया तो जहाँ मारे हैं वहाँ सेंट का सांद्रता क्या है, अधिक है, और जहाँ नहीं मारा गया है वहाँ सेंट का सांद्रता क्या है, कम है, चाहे नहीं है। तो सेंट जो है जहाँ मारे हैं वहाँ से जहाँ नहीं मारा गया है वहाँ अपने आप पहुँच जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। गैस का सिलेंडर ले लेते हैं, थोड़ा सा लीक कर देते हैं तो देखोगे पूरा रूम में महक जाता है। तो चूँकि गैस का सिलेंडर है वहाँ गैस का मात्रा क्या है, अधिक है, मतलब गैस का सांद्रता वहाँ क्या है, अधिक है। और वातावरण में गैस का मात्रा क्या है, जो सिलेंडर है, जो एलपीजी है, उसका मात्रा तो बाहर नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ही उसमें छेद कर दिए तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप क्या होगा, बहाव होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। तो विसरण के लिए कोई दिशा निश्चित नहीं होता है ना। यह सभी दिशाओं में क्या हो सकता है, स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है। हाँ,
किधर बहेगा, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप उस पदार्थ का बहाव होगा, निम्न से उच्च सांद्रता की ओर नहीं होगा, है ना। मेरा जो बहाव होगा वो मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा। इंक वाला बताए हैं कि पानी में इंक रख दिए, तो जहाँ इंक है वहाँ इंक का सांद्रता क्या है, कम है, और जो पानी है उसमें तो इंक है नहीं, मतलब जहाँ इंक डाले हैं वही ना इंक है, लेकिन और अगल बगल में तो इंक है नहीं, तो जहाँ इंक अधिक है वहाँ इंक का सांद्रता क्या है, अधिक है। जहाँ पानी है वहाँ इंक नहीं है, तो वहाँ सांद्रता तो इंक का है नहीं, तो इंक क्या होगा, अपने आप जो है चारों तरफ क्या होगा, मिल जाएगा, क्योंकि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप किसी भी पदार्थ का क्या होता है, बहाव होता है। इसी बहाव को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, है ना। जैसे बताए हैं कि हमारे पास सेंट है, उसको खोल देंगे और दबाएंगे तो क्या होता है, वो पूरा रूम में फैल जाता है ना। ये एक तरह का विसरण का उदाहरण हो गया। दूसरा बताए कि जल में जो है पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा टुकड़ा डाल देना है, और पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसका रंग जो बैंगनी होता है, डालने के बाद जो है वो पूरा रूम में क्या वो पूरा बर्तन में क्या होता है, फैल जाता है। हम लोग शायद 10th में पढ़ना है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, विसरण हो गया। विसरण का परिभाषा क्या दे सकते हैं, किसी भी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः बहाव को हम लोग विसरण कहते हैं, है ना। तो हम लोग विसरण समझ गए। विसरण के बाद हम लोगों को परासरण देखना है। अब जो है परासरण हम लोग देखेंगे, तो क्या देखेंगे, परासरण। तो परासरण जो है वो विसरण का एक स्पेशल केस होता है ना। इसमें भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी पदार्थ का बहाव होता है, इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ा स्पेशल केस है। इसमें थोड़ा स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस क्या है ना। इसमें हम लोग एक मेम्ब्रेन लेते हैं जिसको अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। इसमें बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है। इसमें बहुत छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र होता है, एकदम छोटा छोटा, इतना छोटा, है ना। मान लो इसमें नमक डाल दिए हैं और इधर पानी है। इधर क्या है, नमक है, और इधर क्या है, पानी है। पानी है और यहाँ एक झिल्ली डाल दिया। उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली का मतलब है इस झिल्ली से सिर्फ विलायक पास होता है। इस झिल्ली से क्या होता है, सिर्फ विलायक पास होता है, विलेय नहीं होता है ना। तो सोच सकते हो कि हो सकता है नमक इधर से इधर जाए, क्योंकि इधर नमक ज़्यादा है, इधर पानी है, तो नमक तो इधर है नहीं, तो नमक अधिक इधर है, नमक इधर नहीं है, तो नमक का बहाव इधर से इधर होना चाहिए। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी पदार्थ का बहाव जो होता है अधिक से कम की तरफ होता है ना। अब इसमें पानी है और इसमें पानी नहीं है, तो पानी का बहाव इधर से इधर होना चाहिए। क्योंकि पानी का मात्रा इधर अधिक है और इधर क्या है, नहीं है, तो पानी का बहाव इधर से इधर होगा और नमक का बहाव इधर से इधर होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमने इसमें अर्धपारगम झिल्ली कर दी, अर्धपारगम झिल्ली, है ना, अर्धपारगम झिल्ली, तो अर्धपारगम जो झिल्ली है उससे सिर्फ विलायक पास करता है, उससे सिर्फ विलायक पास करता है, विलेय पास नहीं करता है। चूँकि विलायक का साइज़ बहुत छोटा होता है
जैसे यहाँ पानी है, यहाँ नमक है, तो पानी का आकार क्या है, बहुत छोटा है। इस वजह से पानी इधर से इधर जाएगा, लेकिन नमक इधर से इधर नहीं जा सकता है। तो जो हमारा पराशरण है उसमें एक अर्ध पारगम झिल्ली होता है। अर्ध पारगम झिल्ली का मतलब है उससे सिर्फ क्या पास करेगा, उससे सिर्फ विलायक पास करेगा, विलेय पास नहीं करेगा। तो यहाँ देखेंगे पानी इधर से इधर जाएगा, लेकिन नमक इधर से इधर नहीं जाएगा। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पराशरण बोलते हैं, है ना। पराशरण में क्या हो गया, कैसे बोलते हैं कि इसमें जो है और भी ले सकते हैं, है ना। मान लो इधर इधर ये लिए हैं, है ना। इधर भी नमक है और पानी है। इधर नमक है प्लस क्या है, पानी है। और इधर भी हम लोग लिए, इधर भी नमक है प्लस क्या है, पानी है। ठीक है, मतलब इधर भी विलयन है और इधर भी क्या है, विलयन है। अब कहोगे नमक तो इससे इधर जाएगा नहीं, नमक इससे इधर भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा अर्ध पारगम झिल्ली है। ये क्या है, अर्ध पारगम झिल्ली है। अर्ध पारगम झिल्ली का मतलब है इससे सिर्फ विलायक पास करता है। तो हम लोग समझते हैं कि नमक और पानी में जो विलायक है वो हमारा क्या है, पानी है। इस वजह से इससे इधर या इससे इधर सिर्फ क्या जाएगा, पानी जाएगा, नमक नहीं जाएगा। अब हमको समझना है कि पानी इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा। अब हम लोग जानते हैं जिस तरफ पानी का मात्रा अधिक होगा उधर से पानी उस तरफ जाएगा जिधर पानी का मात्रा क्या होगा, कम होगा। तो देख लिए, मान लिए इधर पानी अधिक है, इधर पानी क्या है, अधिक है, और इधर पानी क्या है, कम है। अगर ऐसा है तो पानी इधर अधिक है और इधर पानी क्या है, कम है, तो पानी इधर से इधर जाएगा, है ना। पानी इधर से इधर जाएगा। अब जो है पानी इधर अधिक है, पानी इधर क्या है, कम है। तो जिसमें पानी अधिक रहता है ना, याद होगा बताए थे, एक तनु विलयन होता है, दूसरा सांद्र विलयन होता है। तो जिधर पानी अधिक है उसको हम लोग तनु बोलते हैं, तनु विलयन, तनु विलयन। जिधर पानी अधिक है उधर तनु विलयन, और जिधर पानी कम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। तो पानी का बहाव जो है वो किधर से किधर होगा, तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ होगा। ये भी कह सकते हैं कि ये अधिक सांद्र है और इधर कम सांद्र है। ये सांद्र विलयन है, मतलब इसकी अपेक्षा इसमें पानी का मात्रा क्या है, कम है, और पानी का मात्रा कम है, इस वजह से ये सांद्र विलयन है। यानी इसको ये भी कह सकते हैं कि ये अधिक सांद्र है और ये क्या है, कम सांद्र है। तो अगर किसी विलयन को हम लोग अर्ध पारगम झिल्ली से बांट दिए हैं, अलग अलग दो विलयन को कर दिए हैं, तो उसमें जो है विलायक का बहाव किधर से किधर होगा, तो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ जो है हमारा विलायक का बहाव होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पराशरण बोलते हैं, है ना। तो पराशरण हम लोग एक बार जो आप लोगों को नोट्स दिए हैं उसमें लिखा गया है कि हमारे दैनिक जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती है जिसमें विलायक के कण या तो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं या कोशिका से बाहर निकलते हैं, है ना। जैसे हमारा शरीर का जो कोशिका है ना, तो हम लोग जो भोजन करते हैं वो कोशिका के अंदर जाता है और कोशिका से जो कुछ वेस्ट पदार्थ है वो बाहर निकलता है ना। तो यहाँ इस बात का चर्चा, कोशिका का चर्चा इसलिए किया गया कि कोशिका का जो झिल्ली है ना, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो अर्ध पारगम झिल्ली होता है ना। उसका जो झिल्ली है उसको क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम झिल्ली है ना। तो अर्ध पारगम झिल्ली है कोशिका का, तो कोशिका के अंदर का पदार्थ जो है बाहर आएगा
और बाहर का पदार्थ जो है अंदर जाएगा। भोजन चाहिए हमको, तो भोजन अंततः कहाँ जाता है? कोशिका के अंदर। और कोशिका जो खाना खा लेता है उसके बाद जो कुछ बचता है, वेस्ट पदार्थ जिसको बोलते हैं, अवांछनीय पदार्थ जो है वो कोशिका के बाहर भी आता है। तो कोशिका का जो बाउंड्री होता है ना, कोशिका का जो, मान लो ये कोशिका है, तो ये जो है, ये जो बाउंड्री है वो अर्धपारगम झिल्ली से बना है। किससे बना है? इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? अर्धपारगम झिल्ली, है ना, अर्धपारगम झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं? अर्धपारगम झिल्ली। मतलब इस झिल्ली से क्या पास करेगा? विलेय की विलायक। तो इस झिल्ली से, चूंकि अर्धपारगम झिल्ली है, तो इस झिल्ली से सिर्फ क्या होगा? विलायक ही पास करेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया कि हमारे दैनिक जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती है जिसमें विलायक के कण या तो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं या कोशिका से बाहर निकलते हैं। यदि विलायक के कणों का यह प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली द्वारा होता है तो यह क्रिया परासरण कहलाता है। मतलब ये अंदर से बाहर से अंदर जाना और अंदर से बाहर आना, अगर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अगर ये क्रिया होता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। और चूंकि कोशिका वास्तव में अर्धपारगम झिल्ली है, तो इस जगह जो घटना है इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? परासरण कह सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है परासरण इसको इसलिए बोलेंगे कि ये झिल्ली क्या है? अर्धपारगम है। ये जो है वो भी क्या था? अर्धपारगम झिल्ली है। ये जो है वो जो झिल्ली है एक रखा गया है, वो क्या है? अर्धपारगम झिल्ली है। जैसे हम लोग क्या काम करते हैं देखते हो, जैसे गमछा है ना, गमछा है, उस पे हम लोग मतलब पानी है और पानी के साथ कुछ है मिला हुआ, तो अगर गमछा के ऊपर पानी और जो मिला हुआ रखेंगे तो देखते हो गमछा से पानी पास कर जाता है, और जो चीज़ दूसरा चीज़ है, अन्न है, चावल दाल है, ये वो गमछा के ऊपर ही रह जाएगा, है ना। तो चूँकि सिर्फ उससे पानी पास किया है तो इस वजह से उसको हम लोग अर्धपारगम झिल्ली कुछ देर के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं। तो उसके बाद जो है, जब दो भिन्न सांद्रता वाले, परासरण किसको कहेंगे? जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन को, भिन्न सांद्रता है, यहाँ तनु विलयन है, मतलब सांद्रता इसका कम है और इसका सांद्रता क्या है? अधिक है ना। तो जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, ये अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, ये अर्धपारगम झिल्ली है, ये द्वारा अलग किया जाता है, तो विलायक का कण, है ना, विलायक का कण का जो प्रवाह है निम्न सांद्रता, इधर निम्न सांद्रता है और इधर क्या है? उच्च सांद्रता है ना। ये निम्न सांद्रता है और इधर क्या है? उच्च सांद्रता है। निम्न सांद्रता का मतलब है पानी अधिक है और उच्च सांद्रता का मतलब पानी क्या है? कम है। तो विलायक का जो कण है उसका प्रवाह किधर से किधर होता है? तो निम्न सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की तरफ होता है ना। विलायक का जो प्रवाह है निम्न सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर, अथवा विलायक का उच्च सांद्रता से, है ना। जैसे खाली बात करें विलायक का, तो इधर विलायक का मात्रा अधिक है और विलेय का मात्रा क्या है? कम है। तो इधर कह सकते हैं विलायक अधिक है और इधर क्या है? विलायक कम है। तो विलायक का सांद्रता इधर अधिक हो गया, है ना। विलायक का मात्रा इधर, विलेय का सांद्रता क्या है? इधर कम है। विलेय का सांद्रता इधर कम है, चूँकि विलेय का मात्रा इधर कम है, लेकिन पानी का मात्रा तो अधिक है। तो जब पानी का बात करेंगे तो पानी का सांद्रता इधर अधिक है और पानी का मात्रा इधर कम है, तो इधर पानी का सांद्रता क्या है? कम है। लेकिन अगर विलयन का बात करेंगे तो विलयन अधिक सांद्र है और ये विलयन क्या है? कम सांद्र है ना। विलयन कम सांद्र का मतलब क्या है? कि विलायक अधिक है और विलेय क्या है? कम है। तो विलेय के रिस्पेक्ट में इसका कम सांद्रता है और इसका अधिक सांद्रता है। लेकिन अगर विलायक बोल दिए तो विलायक का मात्रा इधर अधिक है, इधर क्या है? कम है। तो विलायक का सांद्रता इधर अधिक है, इधर क्या है? कम है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो विलायक है अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मतलब बहता है, यह क्रिया क्या कहलाता है? परासरण क्रिया कहलाता है। ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो है अर्धपारगम झिल्ली के बारे में है, जिसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं।
उस झिल्ली में क्या होता है कि उस झिल्ली में बहुत छोटा आकार का छिद्र होता है, बहुत छोटा छिद्र होता है। ये झिल्ली है, इसमें बहुत छोटा छिद्र होगा और उस छिद्र से क्या पास करेगा, सिर्फ विलायक का कण ही पास करेगा, क्योंकि विलायक का कण का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है और विलेय के कण का आकार क्या है, बड़ा है। इस वजह से अर्धपारगम झिल्ली से सिर्फ जो है वो क्या पास करेगा, सिर्फ विलायक ही गुजर सकता है, विलेय नहीं गुजर सकता है। अर्धपारगम झिल्ली का ये गुण हो गया कि उस झिल्ली से क्या पास करेगा, सिर्फ विलायक पास करेगा, विलेय पास नहीं करेगा। अब है अर्धपारगम झिल्ली बनाते भी हैं, एक नेचुरल भी है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हो गया वो कोशिका झिल्ली है, तो वो तो प्रकृति का है। कुछ हम लोग क्या करते हैं, बनाते भी हैं, है ना। जैसे जंतु का या पादप कोशिका का जो झिल्ली है या सेलोफेन झिल्ली है, ये सब जो है हम लोग मतलब ये हमारा अर्धपारगम झिल्ली हो गया। कुछ हम लोग बनाते भी हैं, मतलब संश्लेषित भी करते हैं हम। जैसे फिनॉल का हो गया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गया, कॉपर फेरोसाइनाइड हो गया, ये सब हमारा क्या है, प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है। कृत्रिम में कौन है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड और कॉपर फेरोसाइनाइड, दो उदाहरण याद रखना है जो हमारा क्या है, कृत्रिम झिल्ली हो गया। अर्धपारगम झिल्ली वो कृत्रिम हो गया चूँकि हम लोग बनाते हैं। अब वही पूछेगा प्राकृतिक कौन है, तो जंतु और पादप का जो कोशिका झिल्ली है वो हमारा क्या है, वो कृत्रिम है ना। अब जो है सेल्यूलोज एसीटेट का अगर झिल्ली जो है वो भी अर्धपारगम झिल्ली का क्या काम करता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए, क्या देखें, विसरण देखें, पराशरण देखें और हम लोग पराशरण देख लिए। अब जो है ना, इसके बाद हम लोग आगे जो है देखेंगे पराशरण दाब है, उसको हम लोग कल देखेंगे, है ना। थ्योरी लिखाए नहीं है, चूँकि आप लोगों का लिखा हुआ उसको पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा उसको क्या करिएगा, पूछ लीजिएगा, है ना। धन्यवाद।